गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं नागेश। आज मैं अपने सेकंड पॉडकास्ट में आया हूँ आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए, क्योंकि ये फेज जो चल रहा है कि बच्चे 10th पास है और वो करियर में क्या डिसाइड करें क्या ना करें, एआई एज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए आज हमने इंडिया के टॉप 3 आईआईटी कॉलेज जो होते हैं वहाँ के गेस्ट हमने इनवाइट किया है। वो हमारे बहुत क्लोज हैं, हमारे कलीग हैं, हमारे सीनियर हैं सब। सो दिस पॉडकास्ट इज़ नॉट ऑल अबाउट आईआईटी। पहली बात कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आईआईटी कॉलेज से कोई है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉडकास्ट पूरी तरीके से आईआईटी के बारे में है। ये पॉडकास्ट पूरी तरीके से आई ओपनर है उन यूथ के लिए जो आईआईटी और मेडिकल का सपना देखते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि अगर आप आईआईटी नहीं गए या मेडिकल नहीं गए तो लाइफ ख़त्म हो जाती है, वहाँ उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट ये पॉडकास्ट आई ओपनर है उन यूथ के लिए जो अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड करे, कहाँ लेके जाएं अपना फ्यूचर, उसके लिए पॉडकास्ट है। और इस पॉडकास्ट में इंडिया के टॉप 3 आईआईटीज़ के गेस्ट हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा वन ऑफ द गेस्ट, गौरव अग्रवाल सर। वेलकम गौरव सर। Gaurav sir from IIT Delhi. He is an extraordinary teacher of physics and maths, as well as he is India's top trader. Second guest, Atif Jamil sir. Atif sir from IIT Guwahati, Computer Science branch. And third guest, India's top institute, India's top IIT, आईआईटी बॉम्बे, कुछ लोग आईआईटी मुंबई के नाम से जानते हैं, कुछ लोग आईआईटी पवई के नाम से जानते हैं, मिस्टर प्रणय डे। तो वेलकम इन फर्स्ट पॉडकास्ट विथ आईआईटीएंस। थैंक यू नागेश सर। थैंक यू नागेश सर। तो मेरा सवाल तो आप सभी लोगों से होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सवाल आज हमसे नहीं होगा। लेकिन एक आईआईटी जाना और एक आईआईटी से बाहर आना, दोनों में काफ़ी टाइम है। एक होता है कि एक लड़का या कोई स्टूडेंट 16 की एज में, 17 की एज में पेपर देता है, फिर वो आईआईटी जाता है, वहाँ से बड़े सपने होते हैं। बट सर आज के डेट में ये एक बहुत बड़ा मिथ बन गया, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पेरेंट्स के मन में, लोगों के मन में, यूथ के मन में कि नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। कुछ भी बोलो तो उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल है आज, मतलब पूरा 20 पेज लिखा है मैंने आज। अब देखता हूँ कि हम कितने पेज तक पहुँचते हैं आज। सबसे पहले मैं गौरव सर से पूछना चाहूँगा, गौरव सर की जर्नी। तो जर्नी तो अभी शुरू हुई है। हाँ। क्लास 7 तक मैं अपनी, मतलब वैसे तो जर्नी बहुत वास्ट होती है, लेकिन आई विल नैरो इट डाउन टू द एजुकेशन ओनली। तो क्लास 7 तक आई वाज द लास्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सो इट वाज barely possible for me to pass the classes in which generally student stops. And in 1997 something flipped in my life. And that flip was like instant and was suddenly from the last to the top. I just went in one exam and it was surprising for everyone. And then I became a disciplined student, and after that I prepared for JEE, cleared JEE, then in college again. So I was doing good, and then suddenly I decided to go into the banking field. And then after that I was in trading as well as in teaching. I wrote few books in physics and have made few wonderful discoveries in mathematics as well. So I'll not say discoveries, the restructuring of the concepts. And that we can share in next few moments or in next few podcasts. यस। सो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आपने तो पूरी जर्नी बता दी, आपके मन में कब आया था कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है? क्लास 7th में
तो आप नहीं इतना नहीं, क्लास 7th में नहीं आया था। हाँ क्लास 7th में तो मुझे अपने पोटेंशियल के बारे में पता चला था कि यार ज़रूरी नहीं मेरे पास एक ही विकल्प है फेल होना, हाँ पास भी हो सकता हूँ। हाँ। तो मैंने पास होने का ट्राई किया और मैं क्लास में फर्स्ट आ गया। तो फिर उसके बाद मुझे लगा ये क्या हो रहा है यार। तो जब आप फेल से पास होने लगे, टॉप करने लगे, बैक बेंचर टू टॉप बेंचर, तो आपने को किसी से मोटिवेशन मिला था कि नहीं मुझे आईआईटी ही जाना है, या कुछ ऐसा मोटिवेशन था क्लास 10th में? 7th में मोटिवेशन था तो कहाँ से वो मोटिवेशन मिला था? वो तो अब पता नहीं कहाँ होगा वो मोटिवेशन। हाँ अच्छा, मतलब वो नहीं बताना चाहते आप? नहीं, मुझे भी नहीं पता वो मोटिवेशन कहाँ होगा। नहीं, एक तो टाइम होगा सर ऐसा कि लगा होगा कि मैं आईआईटी जा सकता हूँ या आईआईटी जाना चाहिए, या वो क्लास 10th में था। क्लास 10th में क्या हुआ था कि हम एक एग्ज़ाम के लिए उस एग्ज़ाम के बाहर हम सारे फ्रेंड्स खड़े हुए थे। तभी एक मेरा फ्रेंड था तजिंदर, एंड ही टोल्ड मी कि यार तेरे को तो आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए। और मुझे नहीं पता था कि आईआईटी क्या होता है। तो देन ही सेड कि तेरे को आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए, तो उसी के लिए बनाए, है ना। तो देन आई केम बैक टू होम, आई टोल्ड दैट टू माय फादर, एंड देन ही डिस्कवर्ड फ्रॉम few people he know कि IIT is मतलब premium college of India, and then and there it started. It's just before we entered class 11. तो मेरे को तब तक नहीं पता था, अगर वो भी मेरे लिए लेट हो चुका था, बट ठीक है, it was not too late. मेरे को तभी पता चला कि IIT के लिए तैयारी करनी है और IIT में निकलना है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आप भी आईआईटी से हैं और आपके छोटे भाई मिस्टर सौरभ अग्रवाल, हाँ वो भी आईआईटी से, और सेम कॉलेज से आप लोग पढ़े हैं। हाँ, तो same college ये कैसे पॉसिबल हुआ? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है ना, IITs में बहुत ज़्यादा है कि दोनों भाई IIT से, ये और सेम आईआईटी से? हाँ बहुत ज़्यादा है। सो इट्स नॉट रेयर। इट्स नॉट रियल। गुड। आतिफ सर, Yes. आप तो आईआईटी गुवाहाटी से हैं, Yes. और बताइए कि आपको कब लगा, कौन से फेज में ऐसा लगा लाइफ के कि मुझे आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, और क्यों आईआईटीएन ही बनना है, क्यों मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर करूं? इतना टफ एग्ज़ाम है इस टाइम पे, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, क्यों आपको लगा था उस 15 साल की एज में कि मुझे आईआईटी ही जाना है? कुछ इजी पढ़ लेते। नहीं, बहुत ही क्लियर था। मैं बताता हूँ मेरी जर्नी के बारे में। आई थिंक गौरव सर आप दिल्ली से, एम आई करेक्ट? ठीक है। तो मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। आई एम कंसिडर टू बी फ्रॉम टियर 3 सिटी। ओके। टियर 1 इज बॉम्बे, दिल्ली, टियर 2 इज लखनऊ, कैपिटल सिटीज ऑफ द हाँ। टियर 3 सिटीज, जहाँ पे आईआईटी के बारे में पता ही नहीं होता था मेरे टाइम पे। हाँ। मतलब मैं आज से ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक की बात कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है। तो मैं आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मतलब क्लास में फर्स्ट और सेकंड हमेशा आया। वाह, ठीक है, मतलब एक टॉप, एक एक टॉपर, वो भी नहीं। आईआईटी। टॉपर आप समझिए ना, टियर 3 सिटी का एक स्कूल, हाँ। जो स्कूल अच्छा भी स्कूल था वहाँ के हिसाब से, बट नॉट ऑन अ नेशनल लेवल, नॉट ऑन अ नेशनल लेवल। बट मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट सेकंड आता था। 10th तक हुआ, 10th में पूरे मतलब परसेंटेज वाज अबव 90 इन सीबीएसई। ठीक है। जब 11th शुरू हुआ, तो जब मुझे 10th तक आईआईटी इंजीनियरिंग कुछ नहीं पता। जब 11th शुरू हुआ तो अपने टीचर से बात की, तो उन्होंने बोला अच्छा तुम्हें ये क्लियर था कि मुझे पीसीएम लेना है, मतलब साइंस लेना है, मैथ्स एंड साइंस अच्छी थी, तो ऑप्शन क्या है? देयर वाज नो अदर ऑप्शन फॉर मी। हर कोई साइंस वाला प्रिपेयर कर रहा था इंजीनियरिंग के लिए या आईआईटी के लिए। हाँ। तो मेरी जर्नी बिल्कुल मतलब इट वाज अ स्ट्रेट पाथ फॉर ऑल द टियर 3 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 20 इयर्स बैक। आपको पीसीएम लेना है, साइंस लेना है और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करनी है। सेलेक्ट होना ना होना ये मैंने सोचा ही नहीं, अपना बेस्ट दिया। और उसके बाद आप आईआईटी Yes. गुवाहाटी के, आपकी रैंक क्या थी सर? मेरी ऑल इंडिया रैंक 829 थी, एंड आई सिलेक्टेड थोड़ा कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि मेरा बड़ा भाई, जैसे सर ने बोला ना कि हमेशा बड़े भाई के फुटस्टेप पे, मेरे बड़े भाई ने भी कंप्यूटर साइंस में किया है। ठीक है, ही इज इन यूएस राइट नाउ। तो फॉलो स्टेप्स कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना था, तो द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर कंप्यूटर साइंस वाज आईआईटी गुवाहाटी, एंड आई गॉट इनटू दैट। 4 साल की जर्नी। नाइस, मजा आ रहा है सुन के। ये बातें आज खत्म नहीं होने वाली है। आते हैं प्रणय सर पे। प्रणय सर, आप आईआईटी बॉम्बे गए,
आपके मन में कब ये आया कि मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए? ओके, तो एक्चुअली मैं जिस स्कूल में था उसमें मेरे एक सीनियर थे जिनका ऑल इंडिया रैंक 4 आया था 2004 में। हाँ। तो वो एक इंस्पायरिंग हो गया था कि सेम स्कूल का कोई वो भी ऑल इंडिया रैंक 4, वो अगर आईआईटी जा रहा है तो हम लोग भी ट्राई करें, सेम स्कूल के सेम फैसिलिटी सब कुछ सेम, और तो हम लोग भी एक ट्राई कर सकते। तो वहाँ से इंस्पायरिंग था, लेकिन इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क, तो मुझे पता ही था। जैसे तैसे फिर हम लोग स्ट्रगल करके, मतलब मैं स्ट्रगल करके आईआईटी पहुँच ही गया। पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि आईआईटी में जो लोग हम बाहर से आईआईटी को देखते हैं हाँ। और अंदर जाके जो आईआईटी है, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, राइट। तो अंदर जाके पहले तो हम सोचते हैं वहाँ पे ऐसी पढ़ाई होगी वैसी पढ़ाई होगी, वहाँ पढ़ाने का स्ट्रक्चर ही अलग है। और स्पेशली जब वहाँ जाके मैंने एकेडमिक्स देखा और वहाँ पे इनोवेशंस देखे, वो बहुत ज़्यादा मुझे फैसिनेटिंग भी लगा। तो वो एक्चुअली यूथ को पता होना चाहिए कि एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है। जैसे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। 2015 में एक सीनियर थे मेरे, उनका नाम था विकास करादे, अच्छा भी नाम है। तो 2015 में उनको बेस्ट इनोवेटिव अवार्ड मिला था नरेंद्र मोदी जी पीएम से हमारे, फॉर ही हैज़ कन्वर्टेड 2D एक्सरे टू 3D एक्सरे। Okay. मेरे डिपार्टमेंट के थे, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, Yes. सो मेरी डिपार्टमेंट के थे। तो वो चीज़ एकेडमिक्स में तो था ही। अब अलॉन्ग विथ एकेडमिक्स वहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, कल्चरल फैसिलिटीज़ है, वो भी बहुत एक्सप्लोर करने मिलता है। एंड दैट बिल्ड्स द कैरेक्टर। इसलिए मुझे लगता है कि इतने सीईओज और ऐसे Yes, गौरव yes. सर ऐसे लोग निकल जैसे आपने बोला कि इतने सीईओज, तो आज के डेट में आईआईटी में जॉब एंड जो बिजनेस है वो चेंज हो रहे हैं आईआईटी में। टेक आया, टेक में सबसे बड़ा आया है एआई। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कि जो ओल्ड आईआईटीएन थे या जो न्यू आईआईटीएन्स है, क्या उनमें डिफरेंस हो गया कि नहीं? कोई पुराने टाइम पे आईआईटी किया था जब एआई इतना इनबिल्ड नहीं हुआ था, या जो अब आईआईटी जा रहा है या जो अब दूसरे टायर 2 कॉलेजेस में जा रहा है लाइक एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, क्या अब कुछ चेंजेस है कि वही है सब कुछ? लाइक आप लोग, मतलब जैसे पहले के टाइम पे तो एआई इतना नहीं था सर, और अभी बहुत एआई बढ़ गया। तो लोग बोलते हैं कि मैं आईआईटी क्यों जाए, मुझे एआई में करना है तो मैं कहीं से भी एआई कोर्स कर लूँ। तो ये कितना बड़ा मतलब गैप है आईआईटीज में और उस, जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यस सर प्लीज। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आईआईटी केवल एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, आप उसको एक ऐसा क्लब मान सकते हैं जहाँ पर हाई आईक्यू स्टूडेंट्स डेली साथ में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। और जब एक ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जो कि चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखता है, वो सब लोग साथ में उठते बैठते हैं, तो आसपास की चीज़ों का देखने का नज़रिया और उनमें बदलाव लाने की प्रक्रिया दोनों बहुत सुदृढ़ हो जाती है। तो आईआईटीज़ में जो स्टूडेंट्स शुरुआत से आते रहे हैं, वो एक ऐसी प्रक्रिया के थ्रू चुने जाते हैं, दे आर सिलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस, जिससे कि उनकी सक्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है चीज़ों को पढ़ने और समझने की। तो चाहे वो एआई का एरा हो या गूगल का एरा हो या बिल्कुल ही मेटाफिजिकल एरा, फिजिकल एरा, सभी एरा में स्टूडेंट्स का हमेशा से उस समय की प्रॉब्लम्स को समझना, देखना, उनके सॉल्यूशंस ढूंढना और उन सॉल्यूशंस पे काम करना हमेशा से ऐसे समूह से निकले हुए स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा संभावित रहा है, ज़्यादा प्रोबेबल रहा है। इट्स मोर प्रोबेबल कि ऐसे स्टूडेंट्स ऐसी प्रॉब्लम्स को समझे और उनको डिपिक्ट करके उनका सोल्यूशन निकालें, रादर देन एक अनस्कैटर्ड, एक स्कैटर्ड माइंडसेट। तो जनरली एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंडसेट हमें आईआईटी में मिलता है। और कॉन्सेंट्रेटेड माइंडसेट में क्या है कि अगर हम 4 लोग शाम को बैठे हैं और किसी एक प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें से किसी ने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी, दूसरे ने उसका सोल्यूशन बताया, तीसरे ने सोल्यूशन में प्रॉब्लम निकाली। इस तरीके से 4 लोग बैठते हैं, एक प्रॉब्लम ढूंढते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि ओके लेट्स वर्क ऑन दिस।
and they form a solution and move ahead and create a great business. So that is how it is created. So it is slightly different from whether AI is there or not. स्टूडेंट वहां पर उस समय की प्रॉब्लम को समझने में और उसका सोल्यूशन निकालने में ज्यादा सक्षम है एज कंपेयर टू अ स्कैटर्ड माइंड से. ये मेरा मानना है. बिल्कुल. सो मेरा एक और क्वेश्चन है इसी पे कि अगर आईआईटी में ये सब है तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आईआईटीज एंड नॉर्मल कॉलेजेस. लाइक मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले सकता कि वहाँ से भी तो इंजीनियरिंग होती है. अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की तो कोई एक्स कॉलेज है वहाँ से भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री मिलती है और आईआईटी है वहाँ के भी कंप्यूटर साइंस की डिग्री मिलती है. तो समटाइम पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि करना तो कंप्यूटर साइंस ही है, कहीं से भी कर लो, डिग्री तो वही है. तो वो मुझे समझना है थोड़ा सा आज. इसमें ऑलमोस्ट गौरव सर ने काफ़ी एक्सप्लेन भी किया. मैं उसी में ऐड करना चाहूँगा 3 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट सिलेक्शन. जेई ने कहीं ना कहीं एक तरह से स्टूडेंट को फिल्टर किया. सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, ओके, एज वेल एज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स. सी जेई में क्वालिफाई करने के लिए आईक्यू, मेरा पर्सनल मानना है कि आईक्यू सेकेंडरी, हार्ड वर्किंग नेचर फर्स्ट. कंसिस्टेंसी. यस, कंसिस्टेंसी. एक हार्ड वर्किंग नेचर, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हमेशा सक्सीड करेगा. मे बी आफ्टर देयर 12th, मे बी आफ्टर देयर बैचलर्स, या इन जॉब एंड आगे के प्रोस्पेक्ट्स में. गॉट इट. तो फर्स्ट लेवल पे 12th के बाद आपने एक हार्ड वर्किंग ग्रुप को एक साथ कर दिया. दूसरा उनका माइंडसेट क्या डेवलप हुआ? एक दूसरा माइंडसेट. कोई भी प्रॉब्लम सामने मिलती है तुरंत उसको अप्रोच होती है कि मुझे ये सॉल्व करना है, मुझे डर नहीं लगेगा इससे. अभी हम लोग, मैं और गौरव सर बैठे थे एंड वी वर डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स कि उसे सॉल्व करते हैं. हम, गौरव सर मुझसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम पूछ रहे थे. That's the mindset. गौरव सर तो बोलते हैं मुझे प्रॉब्लम भेजो, मुझे प्रॉब्लम और भेजो. डिफिकल्ट. हाँ. ठीक है. एक नॉर्मल, मतलब यहाँ पे सर नहीं, मैं स्टूडेंट की बात करूंगा. हाँ. कि एक नॉर्मल स्टूडेंट डिफिकल्ट प्रॉब्लम से डरता है. हाँ. एक अच्छा स्टूडेंट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ढूंढता है, उसके सॉल्यूशन निकालता है. तो व्हेन यू गो इनटू टॉप कॉलेज, आपका माइंडसेट डेवलप होता है कि आई नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डिफरेंट प्रॉब्लम. और वर्ल्ड में वही लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं which look at a problem and think of a solution, not pass it on. So ये mindset develop होता है in a college like IITs and top tier colleges. ज़्यादा develop होता है. ज़्यादा develop. So I'm not saying कि कोई दूसरे कॉलेज में गया है वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता. नहीं, वही तो जॉब की बात आती है ना सर. Just saying कि इस ग्रुप में सक्सेसफुल होना और माइंडसेट डेवलप होना ज़्यादा इजीली होता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं. नहीं, तो यही तो बात आ जाती है ना कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं है. तीखा सवाल है लेकिन सीधा है कि अरे कोई ऐसे नैरेटिव सेट हो जाता है, न्यूज़ आ जाती है, प्रणय सर आप आईआईटी बॉम्बे से हैं, तो आईआईटी बॉम्बे की एक न्यूज़ आई थी कि आईआईटी बॉम्बे के 40% या कुछ परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड हैं. तो ये तो बिल्कुल ऐसा न्यूज़ है कि लोगों को ये स्प्रेड होती है तो लगता है कि वो आईआईटी जाना ही नहीं है, आईआईटी कॉलेज क्यों जाना है जब 40% लोग अनएम्प्लॉय हैं. हाँ, उस डेटा में जो प्लेसमेंट लिए थे कॉलेज से वो होंगे 65%. लेकिन अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट्स भी खुद के कुछ लोग हैं ऐसे, जो कुछ परसेंट लोग हैं जिसमें कुछ जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, अपना हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं जो सबैटिकल लेते थोड़े टाइम के लिए. और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स के लिए भी जा रहे हैं. तो वो डेटा मतलब आईआईटी कैसे शेयर करेगा? तो जो शेयर कर सकता था उनने वो किया कि इतने लोग एम्प्लॉयड है, इतने लोग हायर स्टडीज के लिए गए. तो ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि इतने लोग ही एम्प्लॉय हुआ. वो उस प्लेसमेंट पीरियड में बस इतने लोग एम्प्लॉय हुए. आउट ऑफ दैट ऑल्सो, मतलब आईआईटी में जो प्लेसमेंट्स हो रहा है वो तो ठीक है, आउट ऑफ द आईआईटी भी वो इंडिपेंडेंटली भी प्लेसमेंट्स लेते हैं. ये भी होता है. तो वो आईआईटी कैसे डेटा प्रोवाइड करेगा? तो इसका एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि अनएम्प्लॉयड रहते हैं. तो आप लोग समझ लीजिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि आईआईटी वाले अनएम्प्लॉयड है, तो शायद वो जो न्यूज़ आप तक पहुंची थी ना, आज उसका एक सही जवाब मिला है. तो किसी भी नैरेटिव पे इतना जल्दी बिलीव मत कर लीजिए कि आप अपना फ्यूचर ही वहाँ से हटा दें कि नहीं मुझे तो नहीं जाना है, मैं ही उस 35% में हूँ. आईआईटी पहुँच गए आप लोग, चलिए ठीक है. क्या आईआईटी जाने के लिए, ये मेरा बहुत ही सटीक सवाल होगा, ये लगभग जितने यूथ देख रहे हैं सबका सवाल है, ये मेरा ही नहीं पर्सनली,
क्या आईआईटी जाने के लिए किसी बड़े कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत है या नहीं? कोचिंग की ज़रूरत तो देखो हर किसी को होती है, चाहे अर्जुन हो चाहे एकलव्य। बिल्कुल। कोचिंग का नाम बड़ा होना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओनरशिप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, 2 अच्छे टीचर्स के साथ जुड़ के कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता हूँ, और वो अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो बाकी उनकी नेक्स्ट जनरेशन को बताते हैं कि हाँ, हमने यहाँ से पढ़ाई करी थी, ये सर ने हमें कोच किया था एंड ही इज़ वेरी गुड। और इस तरीके से मेरे पास उतने स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनको मैं खुद नहीं हैंडल कर सकता। तो मैं 2 इंस्टीट्यूट्स और खोल देता हूँ, वहाँ पे मैं अपना हायरिंग प्रोसेस लगाता हूँ। फिर उसके बाद और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो वो मैं फिर उसको नेशन वाइड स्प्रेड कर देता हूँ। लेकिन व्हेन वी आर स्प्रेडिंग आवर इंस्टीट्यूट नेशन वाइज, वी आर डाइल्यूटिंग। अब वहाँ मैं नहीं हूँ, हाँ, अब वहाँ मेरा डाइल्यूटेड सिस्टम है। और जहाँ सिस्टम डाइल्यूट होगा, वो डाइल्यूशन होते ही वो टच चला गया जिस टच ने उस सिस्टम को खड़ा किया था। सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कि ये तुम्हारे क्वेश्चन का वो पार्ट का आंसर है जहां पे आपने पूछा कि बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट। हाँ, तो बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या आप उस टीचर से पढ़ने वाले हैं जो टीचर रिजल्ट देता है, या आप उस टीचर से पढ़ने वाले हैं जो टीचर सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आए तो हम उसको कैटर कर सकें। तो बड़े इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन होके एक ऐसे बैच में जाना इज मोर इम्पॉर्टेंट जहाँ पे सही में टीचर रिजल्ट दे रहे हैं, रादर देन किसी भी बैच में चले जाना। जहाँ तक बात रही कोचिंग ज़रूरी है या नहीं, तो देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, बिना कोचिंग के भी स्टूडेंट्स निकलते हैं, ऐसा कुछ कुछ सुनने में आता है। लेकिन कोचिंग ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि वो फिल्टर कर देते हैं आपके रास्ते। मतलब आपके सामने हर पॉइंट पर 4 रास्ते होंगे कि मैं ये तैयारी करूं, ऐसे तैयारी करूं, ये पढूं, ये टॉपिक पढूं, इस बुक में से पढूं, उस बुक में से पढूं, कितना आता है कितना नहीं आता। ये सारे रास्ते फिल्टर करके आपको एक पर्टिकुलर रास्ते पे रखता है जहाँ पे आपको पता होता है कि मेरा ये सिलेबस चल रहा है, मैंने ये चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि आप एक ग्रुप के साथ तैयारी कर रहे हैं ना कोचिंग में, ये चैप्टर पढ़ना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो टीचर एक अच्छा टीचर आपके साथ आपकी जितनी मेहनत कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ढूंढ रहा है, वो समझ रहा है क्या कि किस तरीके से जेई अपना पैटर्न बदल रहा है, किस तरीके से नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो उसी हिसाब से खुद को तैयार करके आपको तैयार करता है। जो कि आप अगर खुद से सोचेंगे तो आपको पहले सारे जेई के पुराने पेपर्स देखने पड़ेंगे, फिर आपको समझना पड़ेगा अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और फिर उसके बाद जो बदलाव हैं, उन बदलावों के साथ भी अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वो सारे बदलाव आपको रेडीमेड एक अच्छा टीचर दे सकता है अगर वो खुद से एफर्ट्स करे तो। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट, यस इट इज नेसेसरी, लेकिन वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का बड़ा नाम हो, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। मेरे को लगता है ऐसा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हमेशा ऐसा होना चाहिए जहां पे टीचर खुद आपके साथ पर्सनली मेहनत कर रहा हो। बिल्कुल सही बोला है गौरव सर ने। कोचिंग, जब कोचिंग की बात है, आपने बड़ा इंस्टीट्यूट बोला, उसकी जगह कोचिंग इक्वल टू गुड टीचर। तो इसका अगर आंसर मैं बोलूं, टीचर, अच्छा टीचर जरूरी है। दूसरा, सर ने बोला कि टीचर मिल गया। आप ऐसे समझिए, आप सर हैं, मैं हूं, प्रणय सर हैं, ऑलमोस्ट हर कोई यहाँ पे लास्ट 10-15 ईयर्स से टीचिंग में है। एवरी ईयर, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, एवरी ईयर आई टीच अराउंड 500 स्टूडेंट्स डायरेक्ट, जिनसे मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होता है क्लासरूम में। पिछले 10 साल में मैंने 5000 स्टूडेंट्स पढ़ाए। 500, 10 साल, 5000 स्टूडेंट्स। अब इस साल जब मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तो मेरे पास 5000 स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है। मुझे उनकी जर्नी पता है, जिससे मैं टेलर मेड चीज़ बता दूंगा। मतलब जो मेरे पास सामने स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं वो मेरे पिछले 5000 स्टूडेंट में से किसी एक की तरह मैच करता होगा। मे बी टॉप लेवल हो, मिड टीयर हो, एक्सपीरियंस उसका हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ फैमिली प्रॉब्लम, कहीं वो डाउन फील कर रहा हो। तो ये एक्सपीरियंस, हम एक अच्छी टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, नॉलेज अलॉन्ग विद नॉलेज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसकी नॉलेज तो शेयर करता है एक टीचर,
लेकिन ये एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के साथ। प्रणय सर, आपका क्या ओपिनियन है इस पे? जी, कोचिंग तो ज़रूरी है, कोचिंग ज़रूरी है। और इसमें जैसे सर ने बोला, एक तो बहुत पेरेंट्स क्या होता है, नाम को देखते नेम हैं। सेंट्रिक। नेम सेंट्रिक, ना मैं उस पे आ रहा हूँ, उस पे आऊँगा ही अभी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा। हाँ, तो नाम को लेके चले जाते हैं। तो ऑन द कॉन्ट्ररी टीचर को देख के जाना चाहिए कि टीचर क्या प्रोवाइड कर रहा है, टीचर क्या 2 साल खड़ा है उसके लिए, राइट। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। बात हो गई है टीचर सेंट्रिक, लेकिन अभी भी ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सर मैंने आपका तो नाम ही नहीं सुना, आपकी क्लास का नाम नहीं सुना है, मैंने उस क्लास का नाम सुना है, वहाँ से AIR1 आया है, मैं क्लास का नाम भी ले सकता हूँ, चाहे नारायणा हो, चाहे एलन हो, आकाश हो, कोई भी हो, वो बोलते हैं कि मैंने सर उनका नाम सुना है, आपका नाम नहीं सुना। तो उस टाइम पे क्या होता है, मतलब उस मोमेंट पे ऐसा, ये मेरा ही क्वेश्चन है, सबका थॉट प्रोसेस है, आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होगा। तो उस टाइम पे पेरेंट्स को क्या सोचना चाहिए कि मुझे नेम सेंट्रिक जाना है या टीचर सेंट्रिक जाना है? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है इस फील्ड में सर, कि बच्चा IIT की तैयारी करने आता है जब, या मेडिकल की तैयारी करने आता है, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल की, तो उसमें क्या होता है कि टीचर बीच में छोड़ के जाता है। क्या ये सिर्फ नेशनल ब्रांड में होता है कि या हर जगह होता है ऐसा? क्योंकि गौरव सर ने मुझे ग्लिम्स दिया है अभी कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं 100% दूंगा, अगर मैंने अपना इंस्टीट्यूट बड़ा किया तो मैं अपने कंडीशन को डाइल्यूट कर दूंगा। तो इस डाइल्यूशन से बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, इसमें बात सिंपल सी ये है कि हमने स्टूडेंट के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं चुनना है, हमें टीचर चुनना है। अब आप समझिए प्रोसेस क्या है। आप एक बड़े नाम के साथ जाते हैं तो वहां पे ये 3 स्टेप प्रोसेस बनता है। कैसे? आपने चुना इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ने चुना टीचर, लेकिन आपने टीचर नहीं चुना। आपने एक इंस्टीट्यूट चुना, इंस्टीट्यूट ने टीचर चुना, लेकिन आपने टीचर का चुनाव नहीं किया। इसमें दिक्कत क्या आती है? क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ने टीचर चुना है तो इन दोनों के बीच में एक फाइनेंशियल और बाकी सारी कमिटमेंट्स होती हैं जो कि आपसे अनअफेक्टेड हैं। आप फाइनेंशियली कमिटेड होते हैं इंस्टीट्यूट के साथ, इंस्टीट्यूट कमिटेड होता है टीचर के साथ। अब अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो ये रिप्लेस होते रहते हैं विद टाइम, और इनकी रिप्लेसमेंट्स डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपको। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस कैसा था, आपने इंस्टीट्यूट चुना, इंस्टीट्यूट ने टीचर चुना, और टीचर और आपके बीच में इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन आपके और इसके बीच में है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इस पॉइंट ने ले रखी है। तो ये चेंज होते ही आपका पूरा मॉड्यूल स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये आपका जो प्रोसेस है सीखने का वो इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहां पे आप ही टीचर का चुनाव कर रहे हैं, तो आप ही टीचर का चुनाव कर रहे हैं, आपकी ही उनके साथ इंटरेक्शन है, तो यहां पर ये जो सिस्टम है ये पहले से ज्यादा स्टेबल होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा बड़े इंस्टीट्यूट्स में पॉसिबल नहीं है। वहां पर कभी भी आपका टीचर चेंज किया जा सकता है, फिर वो सिस्टम बार बार चेंज होता है, और जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जो रेजोनेंस होता है, वो रेजोनेंस हर बार आपका डिसरप्ट होता है। तो इसलिए मेरा फिर भी ये मानना है कि ऐसे बैचेस में एडमिशन्स लेना चाहिए जहाँ पे टीचर स्टेबल हों, आपको पता हो 2 साल तक ये लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, 2 साल तक ये लोग मेरी तैयारी कराएंगे, रादर देन एक बड़ा ब्रांड नेम जो कि कभी भी खुल सकता है और कभी भी बंद हो सकता है। हाँ, कुछ लोग खुले भी, कुछ लोग बंद भी हुए, बिल्कुल सही बोले सर। रिसेंट एग्जांपल्स भी है इस चीज़ के, जैसे एक फिटजी करके इंस्टीट्यूट था। हाँ, वो काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट था, वो पूरा शट डाउन हो गया। वो नेशनल ब्रांड था, तो बीच में ही बच्चे परेशान हो गए थे ऐसा। हाँ, दूसरा आपने बोला कि AIR1 देख करके जाना चाहिए। हाँ। अब एग्जांपल नेशनल ब्रांड, एक का AIR1 आ रहा है दिल्ली में, हाँ, और वो यूज हो रहा है मुंबई में। डज दिस मेक सेंस? पेरेंट्स तो वही देखते हैं ना। हाँ, लेकिन पेरेंट्स को एक्चुअली क्या देखना चाहिए? एक ऐसी टीम जो आपके बच्चे के कैलिबर से बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करे, पोटेंशियली ज़्यादा। क्या ये आप लोगों जब IIT की तैयारी कर रहे थे तो आप लोगों ने ये सोचा था, या पेरेंट्स ने ऐसा सोचा था कि मुझे, आप लोग टीचर सेंट्रिक थे कि ब्रांड सेंट्रिक थे? मैं ये जानना चाहता हूँ।
मेरे केस में तो तब तक ब्रांड्स ही नहीं थे, तो कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी ही नहीं। तो एक बस शहर का नाम हम सुना करते थे कि कोटा जाते हैं लोग जो तैयारी करते हैं, बस इतना हुआ करता था। अदरवाइज अपने शहर में आप मतलब बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं थे। फिटजी था, इमर्जिंग था, वीएमसी था, अकेला प्लेयर, तो हर जगह कुछ कुछ छोटे छोटे प्लेयर्स थे। और उनके मल्टीनेशनल ऐसा नहीं था कि हमारा एक सेंटर यहाँ भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं करता था। हाँ। तो इसलिए वी वर लकी काइंड ऑफ के हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। हर जगह हम उस स्टेज के स्टूडेंट रहे हैं जिस स्टेज पे ये चीज़ इवॉल्व हो रही थी, तो जहाँ पे हर आदमी अपनी तरफ से खुद मेहनत करके उसको बड़ा कर रहा था। तो इसलिए गलत जगह फंसने का चांसेस मेरे वाले स्टेज में तो बहुत ही कम था। आप सेम फॉर मी, मैं कानपुर गया था। हाँ। मैंने 3 टीचर सेलेक्ट किए थे। हाँ। आशीष विश्नोई सर फॉर मैथ्स, हाँ। पंकज सर फॉर केमिस्ट्री। हाँ। मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आई वॉज देयर। वहाँ पे कोई कोचिंग नेम नहीं सेलेक्ट किया मैंने। हाँ। 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलग अलग टीचर सेलेक्ट किए और उनके साथ पढ़ा। मेरा भी सेम ही सिनेरियो था। मेरे तो मैं जबलपुर से हूँ, तो वहाँ पे 3 टीचर ने मिलके एक इंस्टीट्यूट खोला था। अच्छा। उनसे ही, हाँ, उनसे ही मैं पढ़ा था पूरे 2 साल। वही 3 टीचर थे, कोई आना जाना नहीं किसी टीचर का और कुछ। मतलब अगर टीचर सेंट्रिक हो और तो चीज़ें हो सकती है। एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब ये बात आती है नारायणा ये और एलन की, तो इन लोग का इनका एक सिस्टम चलता है बैंकर्स और रैंकर्स वाला। तो इसमें इन लोग पूरे या तो महाराष्ट्र से या तो पूरे इंडिया से बेस्ट सिलेक्ट करके लाएंगे। हाँ। और वो एक टॉपर्स बैच या एलीड बैच या कोहिनूर बैच बनाएंगे और उसमें वो बेस्ट टीचर दे देंगे। तो बाकी जो बच्चे, जैसे स्पेशली मुंबई के जो बच्चे, और उसमें जो मुंबई में जो रिजल्ट्स भी आते हैं वो ज़्यादातर महाराष्ट्र के भी इंटीरियर रीजन से बच्चे लाएंगे, यहाँ पे स्टे देंगे, पैसा देंगे और फिर यहाँ पे रखेंगे। वहाँ से आपको 100 परसेंटाइल मिल जाएंगे। लेकिन मुंबई की जो निटी ग्रिटी है या उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आईजी स्कूल्स है वो ऑलरेडी कम साइज में पढ़ रहे हैं, 20 20 से 25 स्टूडेंट्स में पढ़ रहे हैं, और फिर वो एकदम से जाएंगे 60, 70, 80 के बैच में, तो फिर उनको तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये पेरेंट्स समझते नहीं इनिशियली, बाद में फिर उनको स्ट्रगल होता है। तो होम ट्यूशन लेंगे, डबल प्राइस में होम ट्यूशन लेंगे, एक सब जितना पूरे 2 साल का पैसा नहीं, वो एक ही सब्जेक्ट में उसे डबल दे देंगे। तो ये स्ट्रगल उनका बाद में स्टार्ट होता है। तो पैसा कोई और देता है और सर्विस किसी और को मिलती है, तो ऐसा हाँ, तो इसका कोई सेंस नहीं। इससे अच्छा जो पैसा दे रहा है उसको ही सर्विस मिले, भले वो आईआईटी जाए नहीं जाए, उनके पोटेंशियल ही उनसे अच्छे कॉलेजेस में उनको मिल जाए, दैट विल बी मच बेटर। तो ये जो इसलिए जैसे सर लोगों ने बोला, जो ऐसे स्मॉल मतलब जो टीचर्स होते हैं जो अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ना, तो वो दे टेक केयर ऑफ दैट। वो लोग ऐसे ये एक एक स्टूडेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि चलिए मैं एक स्मॉल बैच साइज में एडमिशन ले लिया, टीचर वहाँ बहुत ध्यान दे रहा है, तो जो पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है बेसिकली कि मेरा बच्चा compete किससे करेगा? अगर आपकी बैच में 25 ही बच्चे हैं, एग्ज़ाम 10 से 12 लाख बच्चे दे रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट में तो इतने बच्चे हैं, उस इंस्टीट्यूट में इतने बच्चे हैं, वहाँ जाएगा तो उसको कंपटीशन का माहौल मिलेगा, यहाँ 25 बच्चों में क्या ही कंपटीशन होगा। ये मैंने बहुत बार सुना है सर, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का। तो ये काफ़ी वाजिब सवाल है और सही कंसर्न है पेरेंट्स का। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि एक छोटे इंस्टीट्यूट में, एक छोटे बैच साइज में आपके बच्चे को, वार्ड को वो कंपटीशन नहीं मिल सकता। लेकिन लकीली इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, अनसॉल्व प्रॉब्लम नहीं है, ये रिजॉल्व प्रॉब्लम है। एक छोटे बैच साइज का फ़ायदा समझिए पहले आप। छोटे बैच साइज का फ़ायदा ये है कि वो टीचर जो है वो स्टूडेंट के लिए कमिटेड है। वो टीचर उस छोटे बैच साइज में अपना एग्जिस्टेंस ढूंढ रहा है। मतलब अब अगर कल को उस बैच में रिजल्ट नहीं आता है तो वो उस टीचर के करियर को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप किसी एक बड़े इंस्टीट्यूट के नीचे वाले बैच में हैं
तो वहां पे वो टीचर जो है ना वो अपनी सैलरी के लिए आ रहा है, उसको इस बात से मतलब है कि मेरी सैलरी मेरे को मिल जाएगी, मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट होना है बस। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मेरे को रैंक निकालनी है। बड़े इंस्टीट्यूट खुद बोलते हैं, वो खुद मान के चलते हैं कि इस बैच से रैंक नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उनको पता होता है कि ये बैच से रैंक नहीं आएगी, इस बैच से रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ये सिर्फ हमारे फंडिंग का सोर्स है। लेकिन एक छोटा इंस्टीट्यूट कभी भी किसी भी बैच को ये सोच ही नहीं सकता कि इससे रैंक नहीं आएगी और ये मेरे फंडिंग का सोर्स है। क्यों? क्योंकि वही बैच उसको वो बड़ा बनाने के लिए, लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो इसलिए वहां पर एक इंस्टीट्यूट की कमिटमेंट अलग लेवल की है। तो जो आपका मूल प्रश्न था कि स्टूडेंट को कंपटीशन नहीं मिलता, तो कंपटीशन के लिए देयर आर मेनी टेस्ट सीरीज अवेलेबल, जहां पे कि आप ऑल इंडिया लेवल पर अपने मतलब वार्ड को चेक कर सकते हैं वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। और छोटे इंस्टीट्यूट के साथ वो ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज अगर क्लब कर दी जाए तो वो वंडरफुल रिजल्ट देती है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया, अब एक छोटा इंस्टीट्यूट उसको हेल्प कर सकता है ये बात समझने के लिए कि अच्छा देखो तुम यहाँ पे कमजोर हो, यहाँ पे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। तो इंडिविजुअल अटेंशन देके उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, रादर देन एक बड़े इंस्टीट्यूट के साथ आपने एक ऑल इंडिया रैंक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर भी ली तो आप अपने आप को बस खाली अपने स्कोर देख सकते हो, ये देख सकते हो कहाँ खड़े हो, लेकिन आप अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते कि अब मैं इधर से आगे बढ़ने के लिए क्या स्टेप लूं। वो एक कमिटेड टीचर ही आपकी हेल्प कर सकता है। सर ये आपने बहुत सही और सॉलिड जवाब दिया है कि कंपटीशन कैसे मिलता है। और कंपटीशन तो चलो बड़े इंस्टीट्यूट में मिल जाता है, बट उस कंपटीशन के बाद सलूशन नहीं होता छोटे इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल सही जवाब दिया सर। आज तक मुझे इस सवाल का जवाब कोई नहीं दिया था इतना क्लियर कि पेपर दे दीजिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, बट उस टेस्ट सीरीज से आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो एक छोटा इंस्टीट्यूट जो अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढ रहा है वही कर सकता है। हेड्स ऑफ यू सर फॉर दिस आंसर। इसीलिए बोला जाता है कि आईआईटी जाओ और टीचर से पढ़ो, अच्छे टीचर से पढ़ो। ओके, अब मुंबई का मार्केट थोड़ा डायनेमिक है, या मैं बोलूँ कि मुंबई के बच्चे या मुंबई के पेरेंट्स बहुत डायनेमिक है। अब यहाँ 3-4 कैटेगरी चलती है सर। एक तो आईजी बोर्ड चलता है, एक आईसीएससी बोर्ड चलता है और एक सीबीएसई बोर्ड चलता है। और सबसे लास्ट में बेचारे आते हैं। मैं बेचारे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस पहले से डाउन रहता है, वो नहीं रखना है। आप बेचारे नहीं हैं। क्या एक एवरेज एसएससी का स्टूडेंट आईआईटी मेडिकल या एम्स ड्रीम कर सकता है कि नहीं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा मेरा आज। मतलब जब एसएससी वाले पहले से ही, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज वाले, वो पहले से सर इतना डरे होते हैं ना कि नहीं सर आईसीएससी वाले बहुत पढ़ते हैं, आईजी वाले बहुत पढ़ते हैं, सीबीएसई वाले बहुत पढ़ते हैं, तो मैं उस कैटेगरी में फिट नहीं होता हूं। तो मैं आप तीनों लोगों से जानना चाहता हूं, आप इंडिया के टॉप आईआईटी से हैं, टॉप 7 में आप सभी लैंड करते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, और आप लोगों की रैंक भी डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में है। और आपने तो सर 3 बार AIR 1 दिया है। 2 बार। 2 बार आपने AIR 1 दिया है। क्या कोई एवरेज स्टूडेंट जिसका पेरेंट्स ड्रीम कर रहा हो कि मेरा बच्चा आईआईटी जाए, उसमें सब 3 चीजें होती हैं। एक तो वो डरा होता है डिसीजन लेने में, प्रेशर में, और खुद के अंडर कॉन्फिडेंस में कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। इस पे प्लीज आप लोग अपनी एक स्ट्रॉन्ग रिव्यू दीजिए कि नहीं ये कितना सही है, यहाँ मैं कंप्लीट गलत होना चाहता हूँ। एक और चीज़ है इसमें कि पीयर्स भी बहुत इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि नहीं ये डिफ़िकल्ट है, ये है, वो है, तो वो भी एक इशू हो जाता है। हाँ सर। तो इस सवाल का जवाब मैं आपके सवाल से शुरू करता हूँ कि आपने जैसे कहा कि स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईजीसीएसई बोर्ड के हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट है, उसके ऊपर ये जो हमने लेबलिंग कर दिया, उस लेबलिंग से वो नहीं बदलने वाला। से सपोज मैं मार्केट से एक पेप्सी की बोतल लेके आता हूँ, एक फैंटा की बोतल लेके आता हूँ, फैंटा का लेबल उतार के पेप्सी का लेबल उतार के फैंटा के ऊपर पेप्सी का लेबल लगा देता हूँ, पेप्सी के ऊपर फैंटा का लेबल लगा देता हूँ, तो पेप्सी जो है वो ऑरेंज कोला नहीं बन जाएगी और कोला जो है वो ऑरेंज नहीं बन जाएगा। पेप्सी रहेगी, फैंटा रहेगा। तो लेबलिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उस स्टूडेंट के अंदर कंटेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। और ये बात जो समझ गया उसके ऊपर आप कुछ भी लेबल लगा दो कि तू नालायक है, असक्षम है, गरीब है, पिछड़ा है, तू नहीं कर सकता,
तू इस बोर्ड का है, तू उस बोर्ड का है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो कर लेगा। तो यहाँ पर रादर देन हम उसकी लेबलिंग पे जाएं कि वो कौन से बोर्ड से नहीं है, हम अगर उस स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं एज अ अच्छा टीचर, उसको ये जानने में कि तेरा पोटेंशियल क्या है, तू क्या है, तेरा कंटेंट क्या है। अगर हमने उसको ये समझा दिया तो वो जितना कर सकता है उससे अच्छा कर देगा, और उससे अच्छा करने में वो IIT भी निकाल सकता है और कुछ भी कर सकता है जिंदगी में। बट पहला माइंडसेट तो ये आता है ना सर इसमें कि पेरेंट्स ही अंडर कॉन्फिडेंट है। हाँ, तो वही तो लेबलिंग लगाने का काम करते हैं। हमारा समाज ही है ना जो शुरुआत से लेबलिंग करने का काम करता है। शुरुआत से हम लेबल कर देते हैं कि भाई तू ये है। वो लेबलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर क्या कंटेंट है, आप कौन है, ये समझिए। क्या आप अपने आसपास की प्रॉब्लम समझ सकते हैं? क्या आप में इतनी क्षमता है कि उस प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं पढ़ाता हूं तब मैं स्टूडेंट्स को ये समझाता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी काम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी काम क्वेश्चन समझना है। हम में से ज्यादातर टीचर्स और स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन देखते ही सीधा उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। आंसर अपने आप आएगा, आंसर आप नहीं निकालोगे। आपको प्रॉब्लम समझनी है कि मेरे को जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन क्या है। अगर आपने प्रॉब्लम समझी तो आपका अंतर्मन, आपका ध्यान, आपकी समझ, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाएगा। अगर आपने प्रॉब्लम समझना शुरू कर दिया तो सॉल्यूशंस निकल आएंगे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, वो हर किसी को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होता है। द ओनली थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज आपको प्रॉब्लम समझनी है। तो यहां पर भी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपने और आपके आसपास के लोगों ने, जिसको कि पीयर प्रेशर बोलते हैं, आपके पेरेंट्स ने, समाज ने आपके ऊपर एक लेबल लगा लिया है, जिस लेबल को आपने खुद को मान लिया कि मैं ही हूं। अब जैसे मेरे पर एक लेबल है गौरव अग्रवाल, मैं गौरव अग्रवाल नहीं हूं। ये एक लेबल है जो समाज ने मुझे दिया है, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है, ये लेबल है, मैं कुछ और हूं। जैसे ही आप अपने कंटेंट को समझ जाते हैं, आप उस लेबल से बाहर निकल जाते हैं, फिर ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से बोर्ड के हैं। अगर आपने वो कंटेंट समझ लिया तो आप किसी भी परीक्षा को, किसी भी एग्जाम को, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को अपनी पुरानी स्थिति से बेहतर सॉल्व करने में, बेहतर पास करने में सक्षम होंगे। यस सर, टू द पॉइंट आंसर, टू द पॉइंट। ओह नाइस। इसमें बस ये स्पेशली फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। 10th तक मुझे कुछ नहीं पता था, IIT या कोई भी एग्जामिनेशन। 11th ऑनवर्ड्स मैंने प्रिपेयर किया। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि अच्छा वो तो 10th से प्रिपेयर कर रहा है, वो तो 9th से प्रिपेयर कर रहा है, मुझे तो कुछ नहीं पता। आप सब लोग ये जान लीजिए 11, 12, 2 years की स्टडीज आर मोर देन इनफ टू क्वालिफाई इन दीज एग्जामिनेशन। वो JEE हो, वो नीट हो। आपको 10th तक यू शुड फोकस ऑन 10th। किसी ने भी 10th तक कुछ भी नहीं किया, 11th ऑनवर्ड्स आप प्रिपेयर करना शुरू करेंगे विथ करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट मेंटरशिप एंड करेक्ट टीचिंग, यू विल डेफिनेटली क्लियर JEE एंड नीट। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ कि हमने तो खुद ही बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, हमने खुद ही ऐसे लोगों को पढ़ाया है। एक तो मतलब मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूँ कि नागेश सर ही खुद बायोलॉजी टीचर है और इनने एक स्टूडेंट को पढ़ाया था, मेरे सामने की बात है, किशन प्रजापति। और वो उसके पापा डेली वेज वर्कर थे, उनको तो पता भी नहीं था नीट क्या होता है, एम्स क्या होता है, MBBS क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। And after 2 years of rigorous studies, rigorous mentorship by Nagesh sir, तो वो he end up in a college like AIMS भोपाल। आज वो AIMS भोपाल में है, तो AIMS जैसे कॉलेज में, और वो चले गया जो BMC स्कूल में पढ़ रहा था। तो ऐसा है ही नहीं। गौरव सर से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ऐसा है ही नहीं कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, राइट। आप में एबिलिटी है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। आप दुनिया को किस नज़र से देख रहे हैं, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार है कि नहीं, स्ट्रगल करने के लिए तैयार है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर IIT नहीं हुआ तो क्या हमारा 2 साल वेस्ट हो जाएगा? इससे अच्छा हम कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत है। सही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आप लोगों का मैं, कि अगर IIT नहीं हुआ देन सर
मैं कुछ और कर सकता हूँ कि नहीं, नहीं तो मेरे बच्चे का या मेरा 2 साल खत्म हो जाएगा और तब तक मेरे साथ वाले लोग आगे निकल जाएंगे। मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है कि आपकी आईआईटी प्रिपरेशन आप किस नज़रिए से कर रहे हैं। एक नज़रिया ये है कि मैं आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक करने जा रहा हूँ और मैं आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। दूसरा नज़रिया ये है कि क्या मैं इस प्रोसेस को समझ पा रहा हूँ। अगर मैंने ये प्रोसेस समझा तो पहली बात तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे मैं आईआईटी क्लियर करूँगा, और दूसरी बात अगर नहीं भी हुआ तो ये प्रोसेस मेरे से कभी नहीं छूटेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में चैप्टर्स याद करना शुरू कर दिए, तरीके याद करना शुरू कर दिए, चीज़ें याद करनी शुरू कर दी, और मैं बस इस भेड़ चाल में लगा हूँ कि मेरे को फटाफट से जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये आंसर्स देने हैं, तो वो मेथड बाइनरी हो जाएगा। बाइनरी कैसे? या तो आप सक्सेसफुल हुए तो आपको उधर उसने कहीं पे पहुंचा दिया, और अगर आप फेल हो गए तो आप फेल हो गए। लेकिन अगर आपने इस 2 साल की प्रिपरेशन में ये प्रोसेस समझ लिया तो आप लाइफ में अगर अनफॉर्चुनेटली आईआईटी नहीं भी जाना चाहते तो भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, और ये 2 साल आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन साल साबित होंगे। और वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस का आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन में दिया था। वो प्रोसेस है आपका ये समझना कि हमें सवाल समझ में आना चाहिए और फिर हम उस सवाल का जवाब तलाशते हैं। यही प्रोसेस है आईआईटी के एग्जाम में, और यही प्रोसेस है जिंदगी का। अमेज़न ने एक प्रोसेस समझा, उन्होंने प्रॉब्लम समझी कि लोगों को कुछ सामान ढूंढना होता है तो उनको सुपरमार्केट जाना पड़ता है, उधर यहां जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, और उन्होंने क्या किया, सब चीजों को कलेक्ट करके आपके सामने रख दिया। फ्लिपकार्ट ने यही प्रॉब्लम समझी, जोमेटो ने यही प्रॉब्लम समझी, और अब तो मल्टीपल कंपनीज ने ये प्रॉब्लम समझी और उसका सोल्यूशन लाके आपको दिया। इंपॉर्टेंट चीज है क्या आपको ये प्रोसेस समझ में आता है कि मुझे सवाल समझ में आना चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए कि समस्या क्या है, और फिर अगर मुझे ये समस्या ढंग से समझ में आ गई तो मैं उसके अलग अलग विकल्पों से उसके समाधान ढूंढ सकता हूं। ये प्रोसेस अगर आपने सीख लिया तो फिर आप आईआईटी अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आप पहुंचे तो आपकी बहुत अच्छी जिंदगी होगी, नहीं भी पहुंचे तो भी आपके ये 2 साल आपकी जिंदगी भर हेल्प करेंगे। आप किसी भी फील्ड में होंगे, कहीं पर भी होंगे, ये प्रोसेस वेस्ट नहीं जाएगा। तो आपको इन 2 सालों में सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करनी है, एक प्रोसेस समझना है जो कि जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। ये प्रिपरेशन केवल एक प्रिपरेशन नहीं है जो 2 घंटे या 3 घंटे के एग्जाम में आपको टेस्ट करेगी। ये प्रिपरेशन आपको तैयार करती है। आप जूझते हो, आप लोगों से कंपीट करते हो, आप हारते हो, फिर लड़ते हो, फिर हारते हो, फिर लड़ते हो, और फिर एक दिन जीत जाते हो। आप जीतना सीखते हो, आप गिव अप करना नहीं सीखते हो, आप प्रॉब्लम्स को समझना सीखते हो, आप जानते हो कि कंपटीशन में कैसे डील करते हैं, जो कि आपने 10th तक नहीं जाना होता है। अगर आपने वो कंपटीशन, अब अगर से सपोज आप आईआईटी नहीं गए और किसी और कॉलेज में गए, लेकिन आपको कंपटीशन में सर्वाइव करना आता है जो कि आपने सीखा था, बिकॉज ऑफ एनी रीजन उस दिन आपका पेपर अच्छा नहीं गया, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, आपका मूड ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, घर में कुछ प्रॉब्लम थी, किसी रीजन से आपका अच्छा एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन आपको कंपटीशन में जीतना और सर्वाइव करना आता है। ये आपने उस 2 साल की प्रिपरेशन में सीखा। अगर आपने वो प्रिपरेशन नहीं करी है तो आपको वो कंपटीशन में सर्वाइव करने का जज्बा है ही नहीं ना, आप जानते ही नहीं है, तो वो आपकी 2 साल की प्रिपरेशन वेस्ट है। अदरवाइज अगर आप आईआईटी में नहीं भी पहुंच पाए किसी भी कारण से, तो आप अपने आसपास के कंपटीशन को बीट करके फिर से आगे निकल जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आजकल ही आप लोगों को देखने को मिलता है। आजकल सबसे ज्यादा एक शो चल रहा है, शार्क टैंक। उसमें जजेस आ रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा, काफी जजेस आईआईटी के हैं, लेकिन उसमें एक जज आते हैं रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर। उन्होंने बहुत बार अपने इंटरव्यू में बोला है कि कुड नॉट क्लियर आईआईटी, लेकिन उन्होंने जो आईआईटी की प्रिपरेशन की उसका हेल्प उनको आगे मिला। ही हैज लाइक ओयो इज वन ऑफ द यूनिकॉर्न। यस पीयूष बंसल भी सेम पीयूष बंसल। ओके, तो आप 5 जजेस में से 2 जज आपको ऐसे दिख रहे हैं। यस सर। इसमें पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है बच्चे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए? पेरेंट्स का क्या रोल होता है? पेरेंट्स का रोल बहुत क्लियर कट है। मुझे लगता है कि एक पेरेंट को, पहली बात तो व्हाट इज पेरेंट? पेरेंट इज अ पर्सन हु हैज टू डू पेरेंटिंग।
means who has to वो स्कल्पचर है, मतलब उसने इस मिट्टी को घड़ा बनाना है, मूर्ति बनानी है, या इस मिट्टी को मिट्टी रहने देना है, वो उसके हाथ में है। दूसरा, इस मिट्टी के हाथ में भी है एक टाइम के बाद कि मैं अपने आप को क्या रूप देता हूं, लेकिन इनको वो गाइडेंस देनी है। इस गाइडेंस में सबसे जरूरी क्या है पेरेंट के लिए, कि वो अपने बच्चे को ये बात समझने में कोशिश करे कि तैयारी उसको खुद को समझना है कि मैं कितना सक्षम हूं, उसको खुद को जानना है कि मेरी कमियां क्या हैं, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और उसको अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना और स्ट्रेंथ को और मजबूत करना विद द हेल्प ऑफ टीचर, जो कि टीचर उसका लिए जो वो टीचर है वो पेरेंट उसको एक सिलेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। तो पेरेंट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट हर समय उसका रोल है, वो अपने बच्चे को गाइड करे कि बेटा देख, यहां पे अगर तेरा पेपर खराब हो गया है तो कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, मैंने देखा है कि तू इस तरीके से अच्छा करता है, तू बता, हम तेरी कहीं पे हेल्प कर सकते हैं, तू अच्छा कर रहा है, तू अच्छा कर सकता है, गिव अप मत कर, लगा रहे। फिर वो टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करे, और कोऑर्डिनेट करने के बाद जहां पर उसको लगता है कि यहां पर मेरे बच्चे को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, वहां वो टीचर से हेल्प मांगे, टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करे, बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट करे, बस। इससे ज्यादा पेरेंट का कोई रोल नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को गाइड करना है और उसको जो हेल्प चाहिए वो हेल्प प्रोवाइड करनी है। दैट इज। यस आतिफ सर, आपको कुछ इनपुट? यस, मतलब वही चीज़ है कि इट्स लाइक अ ट्राइपॉड, टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, सबके रोल अलग अलग हैं, बट ऑब्वियसली पेरेंट्स का भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और वो एक तरह से हम मेंटरशिप कर रहे हैं एज अ टीचर। हमको ये नहीं पता कि घर में एक स्टूडेंट हमारे पास आता है तो वो हमारे साथ 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रह रहा है, नेक्स्ट लाइक 18 आवर्स या 17 आवर्स तो वो घर में है। तो पेरेंट्स को भी वो हल्की फुल्की वॉच, क्योंकि 11-12 इफ वी टॉक अबाउट 11-12 फिजिकल मेंटल हार्मोनल ग्रोथ होते हैं उस टाइम पे, एज है जिसमें इट्स अ मेक और ब्रेक। यस, ठीक है, नहीं समझ सकते। पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि उन्होंने जो टाइम देखा और बच्चा अभी जो टाइम देख रहा है उसमें भी डिफरेंस है। मतलब मैंने जब प्रिपरेशन की थी तब मोबाइल का उतना यूज नहीं था। हाँ, सबसे बड़ा मतलब मुझे तो 12th के बाद मोबाइल डिस्ट्रैक्शन मिला। यही है। हाँ, आजकल आप बिना मोबाइल के रह नहीं सकते। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग, मतलब सीधे डायरेक्ट कंपैरिजन पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए, उनको करंट स्टेट में एक बैलेंस रख के चलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, जैसे पेरेंट को अपने बच्चों को 3 तरह की सपोर्ट देनी चाहिए। हाँ, मेंटल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट। ये तीनों तरह की सपोर्ट एक पेरेंट को देना बहुत ज़रूरी है। मेंटल सपोर्ट मतलब वो मतलब स्टूडेंट को बता रहे हैं कि तू कर सकता है, इमोशनली उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि तू हाँ ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ये सब्जेक्ट्स तेरे अच्छे हैं, ये सब्जेक्ट्स में तेरे को और मेहनत करनी है। सोशल सपोर्ट इज लाइक, कई बार क्या होता है कि जो पीयर प्रेशर होता है, वो पीयर प्रेशर स्टूडेंट पड़ोसी हो गए, हाँ, तो वो फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, है ना, या कई बार आपके इंस्टीट्यूट में ही कई ऐसी चीजें हो जाती हैं जहाँ पे इमोशनल प्रेशर आ जाता है, सोशल प्रेशर आ जाता है। कंपटीशन भी एक सोशल प्रेशर ही है। और फिर उसके बाद फिजिकल प्रेशर, फिजिकल सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टूडेंट बीमार ना पड़े। अक्सर आप देखेंगे हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कई स्टूडेंट्स अपने इस 2 साल के टेन्योर के बीच में फिजिकली फिट नहीं रह पाते, जिसकी वजह से उनको एग्जाम्स में चैलेंजेस आते हैं। जैसे मेरे भी बीच में 3 महीने खराब हुए थे मेरी प्रिपरेशन के टाइम पर। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैट्स फिजिक्स में चल रहा था, उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और मैं 3 महीने तक बेड पे था। तो वो एक टाइम पीरियड था जिस टाइम पे मैथ्स में कैलकुलस चल रहा था, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, एंड फिजिक्स में मैग्नेटिज्म चल रहा था। ये पूरा का पूरा पोर्शन एकदम से मेरा वीक पड़ गया। तो अब देखिए, एक तैयारी का एक बड़ा हिस्सा मेरा वीक हो गया बिकॉज आई मेट विद अ फिजिकल एक्सीडेंट। और भी कई चीज़ें होती हैं जो, जैसे फिजिकली स्टूडेंट जो फिजिकल चैलेंजेस फेस करता है, तो वहाँ पे पेरेंट का एक सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 टाइप के चैलेंजेस आते हैं, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल। सर ने बाकायदा उसको एक्सप्लेन किया है।
और अगर आप लोगों के पास कुछ और क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। हम नेक्स्ट सेशन और करने वाले हैं, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, मेरे पास बहुत क्वेश्चन है और अब एक बहुत ही तीखा क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं पूछूंगा क्योंकि ये पेरेंट्स, बच्चों का, समाज का, कुछ मानसिक कमज़ोर समाज जो है उसका क्वेश्चन होता है हमेशा। हो सकता है आप लोगों ने भी ये फेस किया है कि नहीं किया, मुझे नहीं किया, मैंने तो पता नहीं मुझे आपने किया है कि नहीं किया, मैंने तो कई बार किया है सर। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के बाद क्या होगा आई डोंट नो। हम इतना पढ़ने के बाद IIT गए, इतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इतनी स्ट्रगल में पढ़ाई की, फिजिकली स्ट्रेस में रहे, मेंटली स्ट्रेस में रहे, सोशली स्ट्रेस में रहे, तो IIT के बाद टीचर क्यों बने? कोचिंग क्लासेस में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या जॉब नहीं है IITians को? मुझे इसका जवाब चाहिए। तो इसका जवाब तो हम दे चुके हैं। फिर से हम कंटेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेवल पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे लेबल जो है वो CBSE बोर्ड, IB बोर्ड से हटके टीचर या कॉरपोरेट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये लेबल हो गया है। लेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है। मैं पेप्सी के ऊपर फैंटा का लेबल लगा के उसको ऑरेंज ड्रिंक नहीं बना सकता, वो कोला ही रहेगी। हमारा कंटेंट क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एक बेहतरीन सोल्यूशन ढूंढना। अब अगर मैं वही प्रॉब्लम किसी एक क्लाइंट की कंपनी के लिए ढूंढ के उसको सॉल्व करता हूं तो मैं कंसल्टेंट बन जाऊंगा। वही प्रॉब्लम अगर मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढूंढ के और उसको सॉल्व करता हूं तो मैं सिविल इंजीनियर बन जाऊंगा। वही प्रॉब्लम मैं अगर एक कोड में ढूंढता हूं और उसके लिए कोडिंग करता हूं तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन जाऊंगा। वही प्रॉब्लम मैं समाज में बच्चों के अंदर उनको खुद को ढूंढने और समझने की सक्षमता को बढ़ाने के लिए सॉल्व करता हूं तो मैं टीचर बन जाऊंगा। अब मेरे ऊपर ये लेबल लगा देना कि आप टीचर क्यों बने, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों आए, ये लेबल लगा देना ही अपने आप में एक प्रॉब्लम है ना। मतलब मेरे को क्या करना है, मेरा ये कंटेंट है कि मुझे प्रॉब्लम समझनी है, लूपहोल ढूंढना है और उस लूपहोल को सॉल्व करना है, उस लूपहोल को फिल करना है। हाँ, यहां पर मेरे पास एक बहुत बेहतरीन लूपहोल है ना, जो लोग नहीं समझ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कोचिंग की तैयारी, IIT की तैयारी कराने का मतलब क्या है? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाना। मुझे लगता है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाना दूसरी बात है। पहली बात है स्टूडेंट को समझाना कि तू सक्षम है और उसकी कमजोरियां और उसकी ताकत, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को उजागर करना उसके सामने, दोनों को उसके सामने लेके आना कि ये तेरी स्ट्रेंथ है, ये तेरी वीकनेस है, चला जाए इस पे काम करते हैं। अगर हमने ये काम कर दिया तो हम इस समाज को और बेहतरीन समाज बना पाएंगे। और वही तो एक कॉर्पोरेट इंजीनियर, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहा है, वही एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कर रहा है, वही एक कंस्ट्रक्शन वाला मतलब सिविल इंजीनियर कर रहा है, वही एक कंप्यूटर इंजीनियर कर रहा है। तो एक टीचर का भी वही रोल है। ये सिर्फ एक लेबल है कि आप टीचिंग कर रहे हैं, नहीं, हम भी समाज में एक अपना योगदान दे रहे हैं जो कि सिर्फ हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो उस प्रोसेस को एक बेहतर तरीके से समझते हैं और हमें समझ में आता है कि इस प्रिपरेशन में केवल और केवल IIT JEE नहीं तैयार करनी है, हमें एक स्टूडेंट तैयार करना है जो अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से जिएगा, अपनी लाइफ में आने वाले हर चैलेंजेस को सॉल्व करेगा और उन चैलेंजेस को सॉल्व करके वो एक बेहतरीन प्रोडक्ट दे पाएगा। अब वो बेहतरीन प्रोडक्ट मैं एक पानी की बोतल देता हूं, या मैं एक टैक्सी दे देता हूं, या मैं आपके घर पे फूड डिलीवरी करा देता हूं, या मैं आपके बच्चे में उसका कैलिबर ढूंढ के उसको और सक्षम बना देता हूं। तो मैंने ये पाथ चूज किया। इनमें एक और भी रहता है, मतलब पेरेंट्स का, ये तो जो आप बोल रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में भी इनका क्वेश्चन रहता है कि मॉनेटरी टर्म पे मैं आता हूँ। जैसे गौरव सर इज़ द एक्सीलेंट टीचर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स, आतिफ सर इज़ द एक्सीलेंट टीचर, प्रणय सर इज़ द एक्सीलेंट टीचर ऑफ मैथ्स। आपने भी बहुत सारी मूवी की है, बहुत सारे सॉन्ग किए हैं, प्रणय सर ने भी कुछ मूवी की है और आप बुक लिखी है आपने, आप इंडिया के टॉप ट्रेडर्स में हैं। और मैं आपका पोर्टफोलियो नहीं पूछूंगा आप कितना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो मॉनेटरी टर्म तो बाद में आता है पेरेंट्स का। उनको लगता है कि अभी सर ने बिल्कुल सही जवाब दिया आपको, मतलब अब उनका एक मतलब क्लियर हो गया कि नहीं, टीचिंग मजबूरी नहीं है, इनका प्रोफेशन है, ये इनका सेटिस्फैक्शन है। प्रॉब्लम सॉल्व करना एक्चुअली में एक IITians का सेटिस्फैक्शन होता है, वो चाहे जिस कंपनी में हो, जिस कंपनी में है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं
जिस इंडस्ट्री में है अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो वो वहाँ से हट के दूसरी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि सक्सेस इज अ रिलेटिव टर्म की तरह लोग देखते हैं। हाँ। ठीक है, अच्छा वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मैं उससे कम सक्सेसफुल हूँ, ये पेरेंट्स भी काफ़ी देखते हैं। हाँ। अच्छा वो वहाँ पहुँच गया, तुम कहाँ? जबकि सक्सेस एक इंडिविजुअल टर्म है। मेरे लिए मैं क्यों सक्सेसफुल हूँ? क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा लग रहा है और मुझको लग रहा है कि उससे मैं कुछ चेंज कर पा रहा हूँ जो मैंने सोचा था। सो इट शुड बी इंडिविजुअल थिंग, नॉट अ रिलेटिव। मैं किसी दूसरे को शो ऑफ करने के लिए नहीं सक्सेसफुल या कुछ काम करना चाहता हूँ कि अच्छा मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा था कि मैं यूएस जा करके सेटल हो जाऊं, या मेरे कजिन्स ने या मेरे पीयर ग्रुप ने, होता है ना कि आईआईटी में अच्छा एक्चुअली सोसाइटी ने एक वो जैसे सर बोले लेबल कर दिया कि यूएस में जाके आप सेटल हो रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। हाँ। ये एक वो बेंचमार्क है जनरली। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है, ये अगर कर लिया, अब वो पता चला यूएस में भी जाके वो किसी और को देख रहा है कि वो सक्सेसफुल है, फिर वो सक्सेसफुल है, क्योंकि वो तो रुकेगा ही नहीं, उसका तो कोई एंड ही नहीं। उसका कोई एंड है नहीं। मेरा एक क्वेश्चन आप तीनों लोगों से है, आप लोग डिसाइड कर लिए जवाब किसको देना है। कि मैंने ये सुना है कि आज देखिए मैं इस साइड में तो मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मुझे पता है कि मैं किसी दिन उस साइड रहूँगा तो मुझसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईआईटी या मेडिकल के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। बहुत बड़ा सवाल होता है पेरेंट्स का, क्योंकि ऐसा उनका मानना है कि जो 15-16 घंटे नहीं पढ़ता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डियर पेरेंट्स, उसका आईआईटी में नहीं होता है। सर ये तो 4 घंटा पढ़ता है, ये तो 5 घंटा पढ़ता है, ये तो 3 ही घंटा पढ़ती है, कैसे आईआईटी में होगा। मेरे पड़ोस में एक आईआईटी में गए थे, वो 17 घंटा पढ़ते थे और वो कहीं से इंटरव्यू देखेंगे और फिर अपने बच्चों को वहाँ से कोसना चालू करेंगे। तो कितने घंटे की पढ़ाई। एक और मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, हाँ। वो ये भी रहता है कि इसमें चले जाएंगे तो लाइफ 2 साल लाइफ क्या होगा, लाइफ क्या होगा, और कुछ तो कर पाएंगे नहीं। हाँ ये ये भी सारे question- सवाल होते ये हैं। क्वेश्चन रहता तो है। कितने घंटे पढ़ने चाहिए सर लोग? तो देखिए हम सबकी एक प्रॉब्लम क्या है कि हमने सबको एक ही तराजू में रख दिया है। हाँ। एक ही तराजू में रखने का मतलब क्या है कि वी आर मेजरिंग एवरी सिंगल चाइल्ड ऑन अ सेम स्केल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हर आइडेंटिटी, हर कैरेक्टर अपने आप में एक अलग तरीके का कैरेक्टर होता है। हर इंसान अपने आप में एक अलग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। अब हर एक स्टूडेंट तो 3 चपाती नहीं खाता, कुछ लोग 2 चपाती में पेट भर जाता है और फिर भी हेल्दी रहते हैं, और कुछ लोग 5 खा लें फिर भी भूखे रहते हैं। तो ये जो मेजरमेंट है ना आर्स की, और उसको स्टैंडर्डाइज करने की जो हमारी कोशिश है, ये कोशिश ही व्यर्थ है। कि 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे क्यों स्टैंडर्डाइज करना है मेरे को? 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे घंटे से तैयारी नहीं हो रही है। तैयारी हो रही है कि जो चीज मैंने कर ली है मैं उसमें कितना परफेक्ट हो गया हूं। एक चैप्टर जो मैंने सोचा है मैंने करना है, उसके बाद मैंने उसके 50 क्वेश्चंस करे, तो मैं क्या उन 50 क्वेश्चंस को सही गिवन टाइम फ्रेम में कर पा रहा हूं? क्या मैं 50 में से 40 कर पा रहा हूं? क्या मैं 50 में से 30 कर पा रहा हूं? या मेरे को क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आ रहे हैं? तो अगर आपने 17 घंटे पढ़ाई करी और पूरा 1 महीना लगा दिया, लेकिन अभी भी आपको वो क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वो 17 घंटे की पढ़ाई यूजलेस है। और आपने पूरे महीने में सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करी और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप उसका सोल्यूशन सोच पा रहे हैं, तो 1 घंटे की पढ़ाई भी सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट घंटे नहीं है कि आपने कितने घंटे लगाने हैं, इंपॉर्टेंट है कि क्या आप प्रॉब्लम समझना सीखे, क्या आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढने में सक्षम हुए। बस ये चाहे आप 10 मिनट में कर लो, या 1 घंटे में कर लो, या 16 घंटे में कर लो, ये टारगेट है आपका। टारगेट घंटे पूरा करना नहीं है कि भाई मैंने यहाँ पे घंटे पूरे कर लिए, 1 घंटा पूरा कर लिया, 2 घंटे पूरे कर लिए, टिक 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 टिक। नहीं नहीं नहीं, आपका टारगेट है कि मेरे को ये चैप्टर समझना था, मेरे को इसके क्वेश्चंस करने आने चाहिए, मैं इसके प्रॉब्लम समझ सकूं, उनके सॉल्यूशंस कर सकूं, उनके आंसर्स निकाल सकूं। क्या मैं सेटिस्फाइड हूं? क्या मेरे को जो परफॉर्मेंस चाहिए थी वो मेरी परफॉर्मेंस आ रही है? चाहे वो 1 घंटे में आए, चाहे 20 घंटे में आए,
मैं 20 घंटे पढ़ता रहूं, मैं किसी के ऊपर अपने बच्चे को बोलूं कि नहीं तेरे को 20 घंटे पढ़ना है तभी आईआईटी में होगा, तो फिर तो मेहनत करने वाले बहुत लोग हैं ना। हाँ, अगर ये स्टैंडर्ड हो कि 20 घंटे पढ़ने से डेली आईआईटी का मतलब सोल्यूशन हो जाएगा, तो फिर आईआईटी को पेपर लेने की क्या जरूरत है? सिर्फ उनको एक कैमरे की रिकॉर्डिंग चाहिए कि ये बच्चा 20 घंटे पढ़ता था, और वो रिकॉर्डिंग में जिसने देख लिया कि हाँ ये डेली 20 घंटे पढ़ता था, उसको ले लेंगे आईआईटी में। नहीं, आपको वहां पे जाके ये चेक मार्क नहीं करना है कि मैं डेली 20 घंटे पढ़ता था। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन आप वहां पे जाके उनके सारे सवालों के जवाब दे आए सही, आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। वहां के पूछे हुए सवालों के सही जवाब देना आपका आईआईटी का सिलेक्शन निर्धारित करेगा, ना कि आपने कितने घंटे रोज पढ़ाई करी है वो निर्धारित करेगा। ये है। और Excellent. एक और चीज इसमें ये भी है कि मतलब ये सवाल भी थोड़ा सा अजीब सही है। जैसे कि अगर कोई जिम गया और वहाँ ट्रेनर से पूछ रहा है कि मैं कितने घंटे जिम करूँगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी, वो एक तो पहली बात एक ग्रेजुअल प्रोसेस हाँ, है ना, और ऊपर से जिम तो वो 1-1.5 घंटा ही करेगा, लेकिन उसके इकोसिस्टम में रहना पड़ेगा उसको, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होना चाहिए, राइट, तब जाके आपको ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट दिखेगा। यहाँ पे भी वैसे ही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अगर एनहांस करना है वो भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, और उसमें भी आपको डेली कंसिस्टेंटली टाइम देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है हम आवर्स गिनने लगे, राइट, यू कैन स्पेंड टाइम, मतलब स्पेशली मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि आउटडोर एक्टिविटीज़ करो, आउटडोर मतलब या कुछ भी, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, जिम करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो, राइट। और जब आप आईआईटी में भी जाएंगे, अगर आप आईआईटी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि लोग कितने सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। वहाँ से अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स भी निकलते हैं, जैसे सौरभ अग्रवाल, इनके जो ब्रदर, उनका एग्जांपल, हाँ छोटे भाई, यंगर ब्रदर, जो उनका एग्जांपल, 3 टाइम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 टाइम्स आयरन मैन टाइटल होल्डर है वो। सो आईआईटी दिल्ली के हैं, और वो पहले से ही ये कर ही रहे होंगे, राइट। और फिल्म इंडस्ट्री में टीवीएफ Yes. है ना, पूरा का पूरा आईआईटीएन संभाल रहे हैं, और बॉलीवुड में हैं, सिंगर्स हैं, हर फील्ड में आपको आईआईटीएन यूट्यूबर, हाँ मतलब हर फील्ड में है। हर फील्ड में मिलेंगे, बिकॉज मेन थिंग इज कि आईआईटी की प्रिपरेशन आपको ये सिखाती है कि कंपटीशन में कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये सीखता है एक आईआईटीएन थ्रू आउट अपने प्रिपरेशन में और आईआईटी में अंदर जाके, ना कि एक बुक्स में लिखी हुई चीज। और वैसे भी धीरे धीरे चल के बुक्स में लिखी हुई चीजें तो ऑब्सोलीट हो जाएंगी ना एआई के आने के। हाँ, तो आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना और उनको सॉल्व करना, ये सीखना जरूरी है। ये जिसको आता है वो आईआईटी है। इसमें सबसे बेस्ट एडवाइस या बेस्ट लाइन जो होनी चाहिए, जो किसी भी टीचर या पेरेंट्स को देनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, डू योर बेस्ट, गिव द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स जो तुमसे हो सकता है। आवर्स में मत डिफाइन वो नैरेटिव सेट हो चुका है, तो उस पे मत जाइए। आवर्स में मत डिफाइन करो कि मैंने 14 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है। अगर तुमसे 8 आवर्स का आउटपुट बहुत है और तुमको ये लग रहा है कि अच्छा मैं 8 को 10 कर सकता हूं, तो करो, ठीक है। बट मेक श्योर कि बाकी सारी चीजें बैलेंस्ड हो। जैसे सर ने बोला, कुछ लोगों की कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर होती है, कुछ लोगों को साइकिलिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद है, तो डू दैट as well as give your best effort for your first and final goal. हम लोगों ने आईआईटी की बहुत सारी बातें कर ली, थोड़ा सा मेडिकल की एक बात कर लेते हैं प्रणय सर, स्पेशली आपसे, कि जो बच्चे नीट का पेपर देते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट, बहुत छोटा सा सेगमेंट है नीट वाला, मैं एक बड़ा सेगमेंट लेके आऊँगा आपके साथ विद, जैसे आज हमारे पास इंडिया के टॉप 3 कॉलेज के आईआईटीएन हैं, वैसे ही हमारे पास एक दिन इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज के बच्चे होंगे, एम्स के, केएम के, कूपर के, नायर के, जेजे के, 2nd टायर सिटी से, 3rd टायर सिटी से। बट अब मैं एक छोटा सा ग्लिम्स देना चाहता हूँ नीट के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि अगर आपने नीट की प्रिपरेशन की, बायो लिया, क्योंकि जेई में जैसा आप लोगों ने बोला, इंजीनियरिंग में क्या होता है कि सर कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक यूट्यूबर बन गए, एक्टर बन गए, सिंगिंग कर रहे हैं, डांसर बन गए, स्टार्टअप कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया आप लोगों ने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। मुझे ऐसा जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप लोग आरबीआई के गवर्नर तक पहुँच गए, सेबी के सीईओ तक पहुँच गए हैं आप,
है ना, तो वहां तक तो आप पहुंच ही चुके हैं। तो थोड़ा सा मेडिकल की भी बात कर लीजिए। तो ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा नीट लिया है वो सिर्फ डॉक्टर बन सकता है, क्या ये बात सही है, या और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि अब हम टुवर्ड्स क्लोजिंग हैं। इसमें दो आंसर, एक तो ऑब्वियसली दोनों अलग एस्पेक्ट है, नीट करना और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्सप्लोर करना। वही सेम बात कि फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग समझना या अपना स्किल एनहांस करना, जो पसंद है उसको और एक्सप्लोर करना। ज़रूरी नहीं कि हमें एक ही चीज़ पसंद हो, है ना, और भी चीज़ें पसंद हो सकती। तो डॉक्टर्स भी देखिए, आजकल तो यूट्यूबर्स भी हो गए डॉक्टर्स बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं डॉक्टर्स के। हाँ, एडवाइस देते हैं, वो एडवाइस अपना। देते हैं डॉक्टर्स, राइट। एक जो क्वेश्चन पेरेंट्स का रहता है कि बायो में नीट के अलावा और कुछ भी कर सकते हैं क्या, तो मैं ये ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ, 3 बहुत ही अच्छे एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम नीट जो बायो वाले भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो IIT है, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट प्योर साइंसेस के लिए, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, जीनोमिक्स, ये सब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यस, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। एक एग्जाम है नेस्ट, इन नाइसर के लिए, नाइसर ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए। और थर्ड है NFAT, ये फॉरेंसिक के लिए, उसका कॉलेजेस होते हैं NFSU। तो ये 3 एग्जाम्स जो बायो वाले हैं, वो ये 3 एग्जाम्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम नीट। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपने एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बायो वालों के लिए क्या स्कोप कम हो जाता है कि इंजीनियरिंग हर जगह पहुँची है, तो ये सोचने में ज़्यादा लगता है, बट दैट इज़ अ रॉन्ग फैक्ट। मतलब एक कोर मैथ्स को छोड़ करके बायो वाले हर जगह हैं इस वक्त। अगर मैं इंडिया का ही सेकेंड लेवल पे द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन बोलूँ, दैट इज कॉल्ड UPSC। हाँ, कितने एग्जाम्पल हर साल टॉपर होते हैं, टॉप 10 में होते हैं वो। डॉक्टर्स इस साल के तो टॉपर ही इस साल के तो टॉपर है, एम्स के हैं वो। यस, एम्स, राइट, एम्स जोधपुर। तो मतलब मैं इंडिया ही में एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा कंपटीशन। बेस्ट मोटिवेशन पॉइंट, हाँ गाइस, कि आप लोग को लग रहा होगा कि अरे मैं तो बायो ले लिया, मैं तो फंस गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप इंडिया के टॉप मोस्ट टफेस्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अपनी IIT की प्रिपरेशन करने के बाद और लाइफ में 40 इयर्स की एज पे आके मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हम जिस तरीके से इंजीनियरिंग और बायो स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उन दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है पता है? मेजर डिफरेंस ये है कि एक इंजीनियर अपनी इस बॉडी से बाहर की समस्याओं को देख और समझ रहा है, और एक डॉक्टर इस बॉडी के अंदर की समस्याओं को देख समझ रहा है। बस ये इतना फर्क है। तो हम एक इंजीनियर इस माइक के बारे में सोचेगा, इस टेबल के बारे में सोचेगा, लेकिन एक डॉक्टर इस बॉडी के अंदर चलने वाली नर्व्स के बारे में सोचेगा, मसल्स के बारे में सोचेगा। तो फर्क ये है कि एक डॉक्टर इस बाउंड्री के अंदर का इंजीनियर है और एक इंजीनियर इस बाउंड्री के बाहर का इंजीनियर है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर हो या इंजीनियर, आपको इस बॉडी के अंदर की इंजीनियरिंग को भी समझना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप इंजीनियर भी हैं तो भी आपको किसी ना किसी एक टाइम पर अपनी बॉडी के अंदर होने वाले फंक्शंस को समझना चाहिए कि मेरी बॉडी फूड कैसे डाइजेस्ट करती है, उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है, मेरे अंदर कौन सी ग्लैंड्स कैसे काम करती हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ये चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने बायो नहीं भी ली है तो भी किसी एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वो समझना आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा, और आपको समझ में आएगा कि मेरी ये बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है और मैं इसको कैसे और अच्छा, साफ सुथरा, स्वस्थ कैसे रख सकता हूँ, सो दैट इट मे लास्ट लॉन्ग फॉर मोर प्रोडक्टिव ईयर्स। तो बच्चों, जो आप आपस में कंपटीशन करते हो ना, कह रहे नीट वाले क्या ही कर लेंगे, नीट वाले बोलते हैं जेई वाले क्या कर लेंगे, तो सर ने बहुत बेस्ट एग्जांपल दिया है कि एक बाहर की चीज़ों को ठीक कर रहा है और एक अंदर की चीज़ों को ठीक कर रहा है, दोनों अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि आप लोग का ये राइवलरी हमेशा चलती रहती है क्लास में, कह रहे सर नीट वाले क्या कर लेंगे, फिर जेई वाले आते बोलते जेई वाले क्या कर लेंगे। तो आज सारे सवालों का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की है। फिर भी अगर एज अ पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट्स, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए।
और मैं पेरेंट्स से एक बात कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, वो आपका एक सपना है। समझिए इस बात को। अगर राइट गाइडेंस मिलती है, जैसा कि हम सब ने ये बात की है, अगर एक एवरेज से एवरेज बच्चों को राइट गाइडेंस मिलती है तो वो बच्चा दुनिया का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। तो कभी भी किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में किसी से कंपेयर नहीं करना है। सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, बार बार वही बोलना गलत हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए पहले सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस एफर्ट्स। थैंक यू सो मच गौरव सर, थैंक यू सो मच आतिफ सर, थैंक यू सो मच प्रणय सर। होपफुली हम नेक्स्ट जो हमारा पॉडकास्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम और कुछ ग्लिम्स देंगे कुछ बच्चों के साथ जो आईआईटी गए हैं। अभी न्यू एज आईआईटी में क्या चल रहा है, न्यू एज आईआईटी में क्या आने वाला है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।